हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हाइपोकैलेमिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइपरनाइट्रीमिया विच इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया और सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कि कितना नॉर्मल लेवल होता है, किस लेवल पे जाएगा तो हाइपोकैलेमिया हम लोग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाइपोनाइट्रीमिया में हम लोग ने देखा था कि क्या होता है कि सोडियम जो है, सोडियम और वाटर का क्या है, क्लोज रिलेशन है। तो सोडियम और वाटर क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जिस तरह से सोडियम और वाटर का जो था क्लोज रिलेशन था, जहां मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो वैसे ही पोटेशियम क्या करता है कि पोटेशियम जो है मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर इनसाइड द सेल। मतलब कि ये क्या करेगा कि वाटर लेवल इनसाइड द सेल को ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था क्या कि ईसीएफ में यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मैंने बताया था कि सोडियम जो है क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। और आईसीएफ में मैंने बताया था कि आईसीएफ जो है ज्यादा होता है, यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जो है आईसीएफ में क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है। कितना होता है, अप्रोक्स 150 टू 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो ये लेवल होता है। और सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का आप लोग बताइएगा कमेंट में। ओके, और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या कि सोडियम क्या क्या करता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। अब ये कैसे रखता है, ये मेनली इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के द्वारा। ठीक है, वो कैसे मेंटेन करता है वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि सोडियम का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, सॉरी पोटेशियम का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, पोटेशियम का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। तो पहला हमारा क्या, कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम, तो पोटेशियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट या फिर बोल सकते हैं आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अगर पोटेशियम का लेवल कम होता है तो सबसे पहला कोई भी चीज अगर अफेक्ट होगा, ठीक है, या फिर पहला कोई भी चीज अफेक्ट होता है सबसे पहले अगर पोटेशियम का लेवल अप या फिर डाउन होता है तो दैट इज कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम हमारा क्या हो जाएगा, तो कार्डियक रिदम में मेनली हम लोग देखते हैं क्या, या तो टेकिकार्डिया हो सकता है या तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ओके, सेकंड हमारा हो जाएगा क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा है गट मोटिलिटी। तो गट मोटिलिटी मेनली रेफर्स टू द स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारा क्या, सेल वॉल्यूम, यानी ये सेल वॉल्यूम को क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और फिफ्थ हमारा क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद एंजाइमेटिक एक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है एंजाइमेटिक बैलेंस को ये मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हमारा, वैस्कुलर टोनिसिटी। वैस्कुलर टोनिसिटी इसका मतलब क्या हुआ, वैस्कुलर ब्लड वेसल क्या है, जो टोनिसिटी है उसको क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखता है। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या कि सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो द आंसर इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। यानी किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के द्वारा ये क्या करता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि 3 सोडियम जो है बाहर जाएगा और 2 सोडियम में होता है क्या होगा, अंतर आते हैं। ठीक है, अब हाइपोकैलेमिया क्या होता है अब हम लोग देख लेते हैं। तो हाइपोकैलेमिया क्या है, इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये कैसा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इन विच द पोटेशियम लेवल डिक्रीजेस। यानी इसमें क्या होता है, पोटेशियम लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और देयर इज पोटेशियम डिफिशिट इन ब्लड, यानी पोटेशियम क्या हो गया, पोटेशियम आयन का क्या हो जाएगा, डिफिशिट होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम का कितना रहता है, दैट इज 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्मल रेंज। अगर इस रेंज से कम होता है, इट मींस दैट की लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोकैलेमिया बोल देंगे। ठीक है, अब पोटेशियम और पीएच के इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसमें क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं।
तो पोटेशियम और पीएच के बीच क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इट मींस दैट कि पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पीएच क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, इट इज एक्सप्लेन्ड मेनली बाय द सॉल्वेंट ड्रैग हाइपोथेसिस। ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, सॉल्वेंट ड्रैग हाइपोथेसिस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एसिडोसिस होता है, यानी अगर पीएच का जो है, एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम होगा, तो पीएच कम होगा, इट मींस दैट इट विल लीड टू द कंडीशन वेयर एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड मोर, मतलब एसिड क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सॉल्वेंट ड्रैग क्या होता है, अराइज करता है। तो सॉल्वेंट ड्रैग अराइज करेगा, तो सॉल्वेंट ड्रैग के कारण क्या होगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगता है। इस कारण से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम का जो है लेवल कम होने लगता है। ठीक है, आगे हम लोग कॉजेज देखेंगे। तो हाइपोकैलेमिया के नॉर्मल लेवल के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या कि एटियोलॉजी या फिर इसके कॉजेज क्या क्या है। तो कॉजेज में सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, डाइटरी इंटेक। अगर फूड में हमारा डाइटरी इंटेक कम है, इट मींस दैट कि अगर हम फूड में पोटेशियम कम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम क्या हो जाएगा, हमारा बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड कॉज क्या हो सकता है, तो डायरिया हो सकता है। थर्ड हमारा वोमिटिंग हो सकता है। फोर्थ हमारा जीआई सक्शन। जीआई सक्शन का मतलब हुआ कि बार बार हम, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसका हम बार बार जीआई सक्शन कर रहे हैं, मतलब उसको पेट को जो हम खाली कर रहे हैं। तो पेट को जब खाली करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पोटेशियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उस कंडीशन को, दिस कंडीशन विल आल्सो लीड टू द हाइपोकैलेमिया। ओके, फिर फिफ्थ है हमारा इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी में क्या होता है कि इलियम या फिर इलियम का कोई पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हमारा पोटेशियम जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो इलियोस्टोमी इज आल्सो मेजर कॉज। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्या है, लैक्सेटिव यूज। एक्सेसिव यूज ऑफ लैक्सेटिव्स may lead to the condition of hypokalemia। ओके, उसके बाद है हमारा क्या, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर। इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस एल्डोस्टेरोन, और इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का जब लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, सोडियम का जो रिटेंशन है उसको क्या करता है, ये बॉडी में इंक्रीज कर देता है। तो सोडियम का लेवल जो है जब इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम जो हो जाएगा कम हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। और एट्थ हमारा क्या, डीके यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, नाइन्थ हमारा क्या, डाइजोक्सिन। डाइजोक्सिन मेनली करता क्या है कि डाइजोक्सिन जो है सोडियम पोटेशियम और एटीपीएस जो पंप था उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है। क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, ये क्लोज कर देगा। अब जब सोडियम पोटेशियम पंप ही क्लोज हो जाएगा तो दिस कंडीशन विल लीड टू द हाइपोकैलेमिया। उसके बाद है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल का लेवल जब नॉर्मल लेवल से जब ज्यादा हो जाएगा तो इट विल आल्सो लीड टू द हाइपोकैलेमिया। ओके, टेंथ हमारा पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स। जो भी ऐसे डायूरेटिक्स हैं जैसे कि पोटेशियम स्पेयरिंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पोटेशियम को छोड़ देते हैं, जाने देता है, तो वो क्या करेगा, स्पेयरिंग कर देगा। तो जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये क्या कर देगा, दिस विल आल्सो लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपोकैलेमिया। उसके बाद क्लिनिकल फीचर में देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में पहला हम लोग को देख रहे क्या मिल सकता है, कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया में मेनली हम लोग दो टाइप्स का देखेंगे, एक हो जाएगा टैकीकार्डिया, एक हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया, दोनों देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्लिनिकल फीचर में आ जाएगा क्या, कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज बॉल मूवमेंट। या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या फिर डिक्रीज बॉल मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मसल वीकनेस देखने को मिल सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन, यानी पोस्चर चेंज करने पे या फिर खड़े होने पे अगर हमारा क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, और ये हमारा हाइपो रिफ्लेक्सिया, यानी रिफ्लेक्सेस कम देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मायल्जिया रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ मसल और मसल पेन, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मायल्जिया। मायल्जिया में हम लोग क्या मायल्जिया के साथ साथ हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या, तो मसल क्रैम्प भी देखने को मिल सकता है, क्रैम्प्स भी देखने को मिल सकता है, स्पाज्म भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है। एट हमारा फ्लैसिड पैरालिसिस मेनली इट डिनोट्स द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, और एक्सेसिव थ्रस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हम लोग क्या देखेंगे, तो डायग्नोसिस में क्या देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कराते हैं। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट में मेनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि पोटेशियम का लेवल
कम देखने को मिलेगा, डेट इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब पोटेशियम के साथ साथ हम लोग को इसमें कैल्शियम का भी मैग्नीशियम का भी लेवल हम लोग को कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम जो है हेल्प कराता है किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, और कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी हम लोग को कम देखने को मिल सकता है मे बी। उसके बाद पहला हो गया हमारा क्या, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम लोग सेकंड क्या कराएंगे, 24 आवर पोटेशियम यूरिनरी टेस्ट, मतलब 24 आवर्स पे हम लोग पोटेशियम का लेवल देखते हैं, यूरिन में कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ईसीजी कराते हैं। ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है एट पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो है ना डायरेक्ट हार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद केएफटी में क्या देखेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या देख सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है उसमें क्या रहेगा, बढ़ा मिलेगा, और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद मेनली हम लोग क्या करेंगे, आरबीएस भी करा सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। उसके बाद ईसीजी फाइंडिंग आएगा, तो ईसीजी चेंजेस होगा तो ईसीजी में क्या क्या फाइंडिंग्स हम लोग देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, टी वेव इन्वर्टेड मिल सकता है, या फिर टी वेव डिक्रीज्ड मिल सकता है, या फिर एब्सेंट मिल सकता है। तो पीक्यूआरएस जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ईसीजी में, उसमें क्या मिल सकता है, तो लास्ट वाला जो होता है टी वेव क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, या फिर टी वेव कम मिलेगा, या फिर एब्सेंट मिल सकता है, ठीक है। और क्या हमको मिल सकता है, एसटी जो हमारा एसटी जो सेगमेंट है ईसीजी का, वो भी हमारा क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। या फिर पीआर जो है, पीआर इंटरवल होता है, पीआर इंटरवल भी हो जाएगा, प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा, यानी नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलेगा, ओके। और यू वेव जो है प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी पीक्यूआरएसटी के बाद एक यू वेव बनता है, वो क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट होने लगेगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट अब हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कुछ हम लोग देखेंगे। अब हम लोग लास्ट सेगमेंट में दैट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला हमारा रोल क्या होना चाहिए, तो डिक्रीज द लॉस ऑफ पोटेशियम, यानी हमारे पोटेशियम को लॉस को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेनिश द पोटेशियम लेवल। उसके बाद जितना पोटेशियम लेवल कम है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे या फिर रिस्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या गोल रहेगा कि डिटरमाइन द कॉज टू प्रिवेंट द फ्यूचर एपिसोड, यानी ऐसे कॉज को फिर हम लोग पहचानेंगे ताकि हाइपोकैलेमिया जो है फ्यूचर में ना हो सके, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल कितना, अगर 3.0 से 3.5 के बीच में है अगर पोटेशियम लेवल हमारा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं, मेडिसिन क्या देंगे, ओरल दे सकते हैं, ठीक है। तो ओरल में हम लोग मेनली क्या देते हैं, पॉटक्लोर देते हैं, और पॉटक्लोर का कितना लेवल दे सकते हैं, दैट इज 40 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस रेट से हम लोग क्या देते हैं, ओरल पॉटक्लोर देंगे, ठीक है, ओरल दे सकते हैं। और किस कंडीशन में देंगे, अगर हमारा 3.0 और 3.5 के बीच में अगर हमारा पोटेशियम लेवल है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या दे सकते हैं, ओरल मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है, ओके। और किस लेवल से देंगे, तो 40 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से देंगे। अगर लेस देन 3.0 है, ठीक है, अगर 3 से कम है, 3.0 से कम है, देन हम लोग क्या देंगे, आईवी यानी इंट्रावेनस केशियल देंगे। क्या देंगे, इंट्रावेनस केशियल देंगे, यानी पोटेशियम क्लोराइड। अब कैसे देखते हैं, तो केशियल अगर हमको पोटेशियम का 1 मिली इक्विवेलेंट बढ़ाना है, यानी 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ केशियल, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:200, यानी एक पोटेशियम लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग को कितना देना पड़ेगा, 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ केशियल देना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, केशियल। केशियल का हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, दे सकते हैं इंट्रावेनसली, दैट इज फर्स्ट वन इज पेरिफेरल वेन, और सेकंड हमारा सेंट्रल वेन। तो पेरिफेरल वेन जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल वेन में हम लोग किस रेट से दे सकते हैं, दैट इज 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग क्या दे सकते हैं, वाया इन्फ्यूजन पंप देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, वाया इन्फ्यूजन पंप। पंप या फिर सेट, किसके द्वारा देंगे, वाया इन्फ्यूजन पंप या फिर सेट के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। और सेंट्रल वेन में देंगे तो कितने, किस रेट से देते हैं, 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर। ये भी किससे देंगे, तो वाया इन्फ्यूजन पंप से देंगे, ठीक है। इन्फ्यूजन सेट या फिर पंप, ओके। और फेमरल वेन इज जनरली प्रीफर्ड, और सेंट्रल वेन में हम लोग जनरली किसको प्रीफर करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या,
फेमोरल वेन को हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं। अब अवॉइड करते हैं क्या, इंट्राजुगुलर वेन या फिर सबक्लेवियन वेन को हम लोग अवॉइड करते हैं। ये क्या करता है कि रिस्क ऑफ कार्डियक कंडक्शन एबनॉर्मलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इस कारण से हम लोग इंट्राजुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन को क्या करते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो हाइपोकैलेमिया में मेनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, और सेकंड हमारा मोनोमॉर्फिक वेंटिलेटेड टेकिकार्डिया हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं।